नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कई बार एक घटना इतिहास के उन पन्नों को भी खोल देती है जिनको वक्त ने बंद कर दिया था, या वो लोग जो चोला बदल कर अब दूसरे वेश में आ जाते हैं, उनकी कहानियों तक पहुंच जाती है कोई कोई घटना। कांकेर में कुछ ऐसा ही हुआ कि जिसके सहारे फिर माओवादी और माओवादियों के सहारे सलवा जुडूम और सलवा जुडूम के सहारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट भी सुदर्शन रेड्डी तक बात पहुंच गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कल उनको लेकर टिप्पणी की, लेकिन वो घटना क्या है जिसने इस पूरे पन्ने से धूल हटा दी? आखिर सलवा जुडूम क्या था जिसके अगर चलता रहता तो शायद नक्सलवाद 2020 में खत्म हो जाता? ऐसा ही कुछ कहा है देश के गृह मंत्री ने। चलिए फिर पहले घटना की तरफ चलते हैं जो बहुत ही दर्दनाक है और जो बताती है कि माओवाद के नाम पर चल रहे आतंकवाद ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसी को किस तरह रोमांटिक आइडिया के साथ जेएनयू में बेचा जाता है। इस देश के अलग अलग तमाम यहाँ मानवाधिकार संगठन और तमाम लोग इसको कितना रोमांटिक बनाकर बेचते हैं, वो कहानी तो बाद में। लेकिन पहले ये घटना कि एक छात्र ने 15 अगस्त को नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराया था। नक्सलियों ने बैनर टांगकर उसकी हत्या कबूल की, क्योंकि नक्सलियों ने उसको तड़पा कर मारा। स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने ही गांव में एक स्मारक पर फहराने वाले छात्र की नक्सलियों ने हत्या कर दी। ये एक कहानी थी। दरअसल इसमें गांव संगम के पास 19 अगस्त को एक बैनर टांगा गया। उसमें कहा गया कि एक युवक जो गायब था, बिना गुंडा का, वो कई दिन से गायब था, उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली। वास्तव में एक छात्र था, वो जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र था। आप समझते हैं उसमें एडमिशन्स और उस सब के लिए माँ बाप ने कितनी तैयारी की होगी, किस तरह से उसने अपनी 12th क्लास की पढ़ाई पूरी की थी, और अब उसने अपनी प्रथम श्रेणी सुधार में जो है वो चाह रहा था, उसके लिए उसने आवेदन किया हुआ था। ये जो छात्र है, ये इसने नक्सल स्मारक पर ध्वज फहराने का एक वीडियो बना था जिसको वायरल कर दिया गया था। ये 16 दिन यानी 15 अगस्त को ये हुआ, और अगले ही दिन 16 अगस्त को जो नक्सलवादी हैं वो उसको उठा कर ले गए। उसकी लाश पुलिस वालों ने बिना शिकायत दर्ज किए हुए दफना दी, क्योंकि उनको मालूम था कि इसके साथ अगर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं तो फिर हो सकता है उनको भी इसी तरह नक्सलवादियों की गोलियों का या उस टॉर्चर का शिकार होना पड़े जिसमें इसके हुआ। पुलिस ने तो खैर घटना उस समय तक तो नहीं बताई थी, फिर बाद में हुआ। दरअसल ये बिना गुंडा है जो बहुत अंदर की तरफ है। चूँकि अगर आप कभी कांकेर गए हो, मैंने चूंकि कई बार वहाँ कवर किया, अंतागढ़ जैसे इलाकों में जो पूरी तरह से नक्सल प्रोन जोन थे, जहाँ स्कूल उड़ा दिए जाते थे, जहाँ सड़क पर जो डाबर डालने वाले ये रोड रोलर हुआ करते थे उनको जला दिया जाता था, जिन जीपों में गाड़ियों में सामान आता था उनको जला दिया जाता था, ताकि वहाँ सड़कें ना बन सकें, स्कूल ना खुल सकें। और आदिवासी माओवादियों के आदमी हैं, ये बात हमेशा के लिए साबित चलती रहे। तो ये बिना गुंडा का मुरीस नुरुटी था। ये इसने बच्चों के साथ और गांव के कुछ आदमियों के साथ ही नक्सल स्मारक पर, ये पंखाजूर के बिना गुंडा है, जहां ये नक्सलवादी यहाँ हमेशा इस दिन काला झंडा लहराते, यानी 15 अगस्त को नक्सली। आपको मालूम है, मैंने कहा था ये जो पार्टियां हैं, जो मुख्य धारा में पार्टियां मौजूद हैं, वो उन्होंने भी आज़ादी को झूठी आज़ादी कहा था। जो कि सीपीआई पार्टी उस समय कम्युनिस्ट थे, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी माना ही नहीं था। 51-52 तक जाकर उनको लगा कि ये झूठी आज़ादी है, और इस देश में सशस्त्र संघर्ष किया। इस देश में उन्होंने इस आज़ादी के खिलाफ संघर्ष किया, और निज़ाम के रजाकारों, जिन्होंने हिंदुओं की दुर्दांत तरीके से हत्याएं की थी, रेप बलात्कार, जिनके हजारों किस्से आप हैदराबाद में सुन सकते हैं, उनके हथियारों से सरकार से लड़ाइयाँ की थी। वो जो आज मानवाधिकार की बातें करते हुए दिल्ली की सबसे पोश जगहों पर आपको बैठे मिलेंगे, वो उन्हीं की कहानियां हैं। तो ये 15 अगस्त को काला झंडा फहराते हैं, गांव के कई स्कूलों पे आते हैं, और खुद से वो जो है शासकीय संस्थानों पर लगा देते हैं। तो इसके चलते कभी भी उन इलाकों में ना तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, ना गणतंत्र दिवस। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय से आपने देखा, ऑपरेशन प्रहार या इस सरकार ने जिस तरह से नक्सलवादियों को खत्म करने का अपना एजेंडा 31 मार्च तक किया है 2026 तक, उसके तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें सैकड़ों जो नक्सलवादी हैं वो मारे गए।
आपने देखा बड़े बड़े नाम उसमें ढेर हुए जो कभी बड़े आराम से जंगलों के राजा हुआ करते थे। मुझे याद है अबूझमाड़ को नक्सलवाद की राजधानी कहा जाता था, जहां कभी हिंदुस्तान का तिरंगा कभी नहीं फहराया, वो तो दूर की बात है, कभी सुरक्षा बलों ने वहां कदम नहीं रखे अबूझमाड़ के जंगलों में। अब वहां भी आराम से पुलिस और सब कमेटियां बन चुकी हैं, वहां लोग जाते हैं, वहां पढ़ने की बात कर रहे हैं, वहां तिरंगा फहराया जाता है। अब ये 15 अगस्त को था। इस दौरान उसके भाई, इसका नाम मनीष नुरेटी था, और इसके भाई रेनू नुरेटी ने कार्यक्रम का वीडियो बनाया। और ये जो स्मारक है, चूंकि ऐसे स्मारक आपको वहाँ जगह जगह दिखेंगे जो वो अपने जो मुठभेड़ में लोग मारे जाते हैं उनकी याद में बनाते थे, तो इसी तरह का एक गांव में बना रखा था। लेकिन अब इसी पर गांव के युवकों ने तय किया कि भाई अब ये जो है ये नक्सलवाद और ये सब बहुत हो चुका, और हम लोगों को हिंदुस्तान के साथ रहना, इसीलिए उन्होंने तिरंगा फहराया। और ये तिरंगा फहराना उनको नागवार गुजरा, क्योंकि देखिए आप घटनाएं कुछ भी करें, लेकिन डर अगर टूटता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को जालिम को कोई डर होता है तो यही कि उसका डर ना टूट जाए लोगों में। जो लोग उसके खौफ के साए में जिंदा हैं, अगर वो खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा। तो उन्होंने इसको 16 अगस्त को वो पहुंच गए और वो इसको पहुंच कर ले गए, और उसके बाद इसकी लाश ही मिली है। पुलिस ने कोई इस पर पुलिस अब ढूंढेगी, लेकिन उस वक्त तक पुलिस ने कहा कि घर वालों ने हमको नहीं बताया है इसके बाद। अब ये कहानी फिर आगे कहाँ बढ़ती है? ये कहानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फिर जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने कल कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी नक्सलियों के मददगार हैं। उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला ना सुनाया होता तो 2020 में ही खत्म हो जाता वामपंथी चरमपंथी। यानी वो लाइन है जहां मैं जा रहा हूं कि किस तरह से लोग आज तक उन रूमानी कहानियों से, 1084वें की माँ, या वो मृत्युपथ क्या नहीं है मेरा देश, ये नवारुण भट्टाचार्य की, ये बहुत सारी ऐसी कितनी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, और आपको खुद मालूम है कि इस देश में वो नैरेटिव किस तरह से चलता रहा। तो ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री कल बोल रहे थे कोच्चि में, उन्होंने कहा कि जो इस समय बी सुदर्शन रेड्डी हैं उन्होंने नक्सलवाद का समर्थन किया था। यदि उन्होंने सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में चरमपंथी वामपंथी आंदोलन 2020 से पहले ही खत्म हो जाता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव किया है, उससे उसकी कांग्रेस में जीतने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। और उन्होंने इसका 2011 के फैसले का जिक्र किया, वो जो सलवा जुडूम पर था। दरअसल लोगों को सलवा जुडूम के बारे में क्या था सलवा जुडूम, उस पर बात करना, और क्या ये अब आपको ये दिखेगा कि वामपंथी भले ही चुनाव हार रहे हैं, भले ही ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन वामपंथी इकोसिस्टम पहले से और ज़्यादा मजबूत होता दिख रहा है अगर हम गृह मंत्री के इस सवाल पर जाते हैं कि क्या वाकई नक्सलवादी समर्थक हो सकते हैं। हालांकि वो जो फैसला था उसको मानवाधिकार के बीच में एक बड़ा फैसला कहा गया था, लेकिन क्या था इस पर हम लोग पहले जाएंगे। दरअसल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रेड्डी, ये डीबी बेंच थी, उसने कहा था कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में विशेष स्तर से पुलिस अधिकारी के तौर पर इस्तेमाल करना, चाहे उन्हें कोया कमांडो कहे या सलवा जुडूम कहें, ये असंवैधानिक था। तो ऐसा सवाल है कि वो क्या था जिसने आज तक, मैं अभी एक और ये बताऊंगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये कहीं दूर की कोड़ी है, यानी जो मैं इस खबर को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये आज भी आपके इर्द गिर्द है। वहाँ ग्राउंड पर जो मर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, वहाँ नक्सलवादी या माओवादी जो खत्म हो रहे हैं, उनकी जो संजीवनी है वो दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में है। उसको आप नहीं रोक सकते। सलवा जुडूम क्या था उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आप ये जान लीजिए कि उसकी ज़रूरत क्या थी। आप ये सोचिए कि जेएनयू में अभी हंगामा हो रहा है। जेएनयू में इसलिए हंगामा हो रहा है, छात्र संघ के अध्यक्ष जो लेफ्ट समर्थित है, आज तक वहाँ अभी तक भी वहाँ एनएसयूआई या एबीवीपी जैसे संगठन जीत के लिए तरसते हैं, और ख़ास तौर से राइट तो तरसता है, उसकी अलग बात हो सकती है, लेकिन वो तमाम लोग जिनको बाहर जनता वोटों से हरा चुकी है, वहाँ वो इतने ज़्यादा आज तक मजबूत कैसे हैं, ये बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल होता है। क्योंकि अगर आप छात्र आंदोलन में इतने मजबूत हैं कि आप किसी दूसरी पार्टी को जीतने नहीं दे रहे, तो फिर ग्राउंड पर आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। इसका मतलब है कि वहाँ एक एजेंडा है जिसके तहत ये चलता है। अब क्या कारण था, क्यों लाइब्रेरी पर, यह भी जानने की जरूरत है। दरअसल लाइब्रेरी में एक कोशिश की जा रही है कि वहाँ
एक चेहरा पहचान के अंदर जाने देने की कोशिश किया। फेस रिकॉग्निशन प्रणाली वहाँ लगाई जा रही है क्योंकि इसके लिए पिछले 3 साल से प्रक्रिया चल रही थी। लाइब्रेरी में बाहरी छात्रों ने कुछ शब्द लिखे थे और इसके अलावा बाहरी छात्रों का प्रवेश भी रोकने की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा 80% छात्र भी इसके पक्ष में थे, क्योंकि लाइब्रेरी में रीडिंग के लिए लगभग 900 छात्रों की ही संख्या है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा बाहर के स्टूडेंट भी आ रहे थे। इस पर बाकायदा प्रोसेस हुआ था और उसमें 80% लोग थे जो ये तैयार थे कि हाँ, यहाँ रोका जाना चाहिए। लेकिन इस फेस रिकॉग्निशन के खिलाफ वामपंथी संगठनों के अध्यक्षों ने जाके बाकायदा लाइब्रेरी के दरवाजे तोड़ दिए। गालियां हैं, वो वीडियो है, वायरल है। सुरक्षाकर्मी उनको रोकने का प्रयास कर रहे, लेकिन छात्र लाइब्रेरी में प्रवेश करने के लिए और इसी के दौरान दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। नीतीश कुमार के जो अध्यक्ष है वहाँ इस बार चुना गया, उसके दाएं हाथ में चोट लग गई। और प्रवेश व्यवस्था के विरोध में दूसरी मांगों को लेकर जेएनयू छात्र ने अनिश्चितकालीन धरने पर वो धरने का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा छात्रों के अधिकारों का हनन होगा तो ताले भी टूटेंगे। और क्या कारण था कि अत्याधुनिक प्रवेश व्यवस्था के लिए मशीनें लगाई जा रही हैं और प्रवेश के लिए छात्रों को एक फेस रिकॉग्निशन प्रणाली से होकर गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई मशीन न लगाने से लाइब्रेरी में बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने के संबंध में, ये एक लाइन हमेशा होती है किसी भी नए कदम का। आप दुनिया में सब जगह आप देखते होंगे कि अब फेस रिकॉग्निशन से यहाँ तक कि कॉमन ऑफिसेज में भी लोग, कर्मचारी भी अगर जाते हैं तो फेस रिकॉग्निशन से दरवाजे खुलते जाते हैं। सब तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा, लेकिन ये बात भी उनको नागवार गुजर रही है। ये बताता है कि आखिर सलवा जुडूम जैसी चीज़ें क्या थी। अब हम आपको ये बताते हैं कि क्यों गृह मंत्री जिस सलवा जुडूम की बात कर रहे थे वो क्या है। सलवा जुडूम को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई थी और उसका राजनीतिक उपयोग क्या हुआ, ये सब चीज़ें आज भी गौरतलब हैं। दरअसल सलवा जुडूम जो है एक गोंडी जो भाषा है, जो वहाँ की लैंग्वेज है गोंडी भाषा का, उसका अर्थ है शांति मार्च। ये 2005 में छत्तीसगढ़ में, विशेषकर बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे इलाकों में जहाँ एक पूरी तरह से कम्युनिस्टों का राज हो चुका था, वहाँ माओवादियों का फैसला ही पूरे देश का फैसला था, वहाँ कोई संविधान नहीं चलता था, लाल सलाम चलता था। आपने देखा होगा उस समय बहुत सारे चैनल्स ने, रिपोर्टर्स ने वहाँ जाकर उनकी एक ग्लोरीफाई इमेज पेश की थी कि किस तरह से वो जन अदालतें लगाते हैं, किस तरह से वो लोग सुबह मार्च करते हैं। और वो सब में वही जो लेफ्ट लिबरल का एजेंडा होता है कि ये बदलाव और समाज के लिए। लेकिन ये बात हमेशा से रही कि आखिर ये कौन सा बदलाव है, ये कौन सा वो है जो स्कूलों के खिलाफ खड़ा होता है, जो सड़क बनने के खिलाफ होता है, जो इस देश की सुरक्षा बलों के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन ठीक है, चलिए, अब इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए। आपने ये सोचा होगा कि सलवा जुडूम फिर कैसे खत्म हो गया, इसके खिलाफ तो राइटिस्ट के खिलाफ तो, चूंकि छत्तीसगढ़ में तो उस समय बीजेपी की सरकार थी, 15 साल तक रमन सिंह सरकार रही, तो उनके इतने बड़े काम पर कांग्रेसी क्यों सवाल नहीं उठाते, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी बीजेपी के नेता ने नहीं, कांग्रेस के नेता ने की थी, जिसको वहाँ का टाइगर कहा जाता था, बस्तर का टाइगर। महेंद्र कर्मा जो कांग्रेस के नेता थे, विपक्ष के उस समय विपक्ष के नेता थे, उसने इस पूरे सलवा जुडूम की शुरुआत की थी। ये जो मिली, और इसको सलवा जुडूम क्या था, उन्होंने कहा कि जो लोग स्थानीय आदिवासी हैं वो जो सरकार के साथ है, यानी पहली बार इस पूरे देश में आदिवासी समाज के अंदर एक बड़ा वो कोशिश की गई कि जो उनका फैसला, जो उनके साथ खड़े हैं वो अलग होंगे और जो इधर खड़े हैं वो अलग होंगे। यानी यहीं से सलवा जुडूम की शुरुआत हो गई कि साहब अब जो है ये तमाम लोग, और उनको अलग अलग जगह बसाना शुरू किया गया। और चूंकि जैसे ही सलवा जुडूम शुरू हुआ तो आपको मालूम है कि लेफ्ट का जो उस समय इकोसिस्टम इससे ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि 2005 की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त तक बीजेपी सरकार जा चुकी थी, यूपीए सरकार सत्ता में आ चुकी थी, और केंद्र में यूपीए थी और राज्य में कांग्रेस बीजेपी थी, और दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं था उसको लेकर, क्योंकि ये 1980 से लेकर उस पूरे इलाके में सिर्फ नक्सलवाद था। और चूंकि वो ये कहा करते थे कि साहब ये जो है ये सब आदिवासी हमारे हैं और इनके साथ अत्याचार होता है, तो ये दंतावाड़ा के गनविल्ला गांव से शुरू हुई, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और बीजेपी सरकार ने इसको
समर्थन भी दे दिया। शांति का अभियान इसको बताया गया और कहा गया नक्सलियों के खिलाफ और कोई नहीं लड़ेगा, वो जो आदिवासी है जो वहाँ है वो खुद लड़ेंगे। तो उनको उन्होंने पुलिस अधिकारी बनाया, कुछ अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, पुलिस अधिकारी बनाया गया। पुलिस में मतलब एक तरह से उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा गया, हथियार प्रशिक्षण दिए गए, गाँव को कुछ को खाली कराया गया ताकि वो सरकारी कैंपों में रह सके, गाँव और उसमें सफाई अभियान चल सके। और यहीं से शुरू हो गया था कि भाई ये जो है गांव के खाली कराए जा रहे हैं, इसका मतलब सरकार उनको बदलना चाहती है। और फिर अब एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया, क्योंकि इधर से एसपीओ शुरू हो गए, वो जो लगभग ये सरकारी जो डाटा है, चूंकि सरकार को हलफनामा देना पड़ा था और बी सुदर्शन रेड्डी ने ही इस केस में फैसला दिया था, उनके साथ एक और बेंच में सुरेंद्र सिंह निज्जर थे। ये डीबी का फैसला था जिसमें सलवा जुडूम को अवैध घोषित किया गया था, लेकिन वो आगे की बात है। लगभग 50,000 लोगों ने उस समय ये कहा जाता है कैंपों में, जो सरकारी कैंप बनाए गए थे वहाँ सरकार उनका ख्याल रखती थी, वहाँ स्कूल बच्चों के लिए सब कोशिश की गई कि वहाँ उनको रखा जाए और जो बचे हुए जो माओवादी हैं उनका सफाया किया जाए। तो ये तमाम जगह हुआ, उस पर नक्सलियों ने हमले शुरू किए, नक्सलियों ने भी हमले किए, एसपीओ ने अपने ऑपरेशंस किए, तो इसमें बहुत सारी हत्याएं हुई। ये कहा गया अब ये इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि ये अगर ऐसा हुआ, पहली बार इस देश में दोनों आदिवासी के बीच में बंटवारा हुआ और जो आदिवासी सरकार के पक्ष में थे, जो खामोश रहते थे, जो बदलाव चाहते थे, जो इस लगातार आज़ादी के बाद से चल रही हिंसक आंदोलनों को बंद करना चाहते थे और बदलाव के रास्ते को देखना चाहते थे, वो सीधे तौर पर खड़े हुए। अब इसके बाद तो ये बात, चूंकि जितने लोग दिल्ली में बैठे थे, आपको मालूम है एक के बाद एक कई बार पकड़े जाते हैं लोग, तो वहाँ ये शुरू हो गया कि साहब ये हो क्या रहा है। तो दंतावाड़े और बीजापुर जिले में जो HRW और मानवाधिकार संगठन और PUCL तमाम संगठनों ने एक मुहिम शुरू की, इसको कहा गया गवर्नमेंट मिलिशिया। आप अभी अगर चेक करेंगे तो वो वही लिखा जाएगा, ये सरकारी मिलिशिया इसको कहा गया, जबकि दंतेवाड़ा और उसमें 3500 से 3800 एसपीओ बनाए गए। और ये कहा गया कि कुल, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2011 में जब SC का ऑर्डर हुआ था उसमें सरकार ने कहा था कि वो कुल उन्होंने 5500 लोगों को, जो डाटाबेस था उसमें कहा कि सिर्फ 5000 लोगों को एसपीओ के रूप में उन्होंने वो दिया है, प्रशिक्षण दिया है। अब इसके महेंद्र कर्मा चूंकि इसके राज्यपाल मुख्य अधिकारी थे, वो कांग्रेसी विधायक थे और लोकल नेतृत्व के तौर पर शुरू हुई थी। अब इसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो नहीं सकता था क्योंकि वो तो कांग्रेस की तरफ से। तो नंदिनी सुंदर जो है वो इस पूरे मामले को लेकर 2007 में, चूंकि जब ये बड़ा फैलने लगा, इस पर बड़े बड़े गांव में कई बार हमले हुए और कई बड़ी वारदातें हुई, जो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसमें बहुत सारे लोगों, 3-4 गांव ऐसे थे जहां बड़ा पूरा का पूरा माफ़ कीजिएगा, जो उस गांव में पूरा घर जलाए गए, वो हुए, दोनों तरफ से हुआ, ये एक तरफ से नहीं। तो फिर इसके बाद इस पर जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट में बी सुदर्शन रेड्डी और सुरेंद्र सिंह निज्जर की कोर्ट थी। उन्होंने ये कहा कि ये जो है पूरी तरह से इलीगल है, कोई भी सरकार एक मिलिशिया खड़ी नहीं कर सकती। इसमें एक कल्यूरू करके आईजी थे जो इसको पूरे ऑपरेशंस को कमांड कर रहे थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वो भी हुई। और चूंकि 2005 से 2011 के बीच में जो शुरुआती दौर में SPR के विजय और बाद में अमरीश मिश्र जैसे अधिकारियों का नाम NHRC की रिपोर्ट में आया था। अब अगर आप बड़े एनकाउंटर्स की बात करें, एराबोर हमला जो जुलाई 2006 में हुआ, नक्सलियों ने कैंप पे हमला करके 30 लोगों की हत्या की थी, जिसमें SPO भी शामिल थे। कोटापल्ली और जगरगुंडा अभियान जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी वो जगरगुंडा की हुई थी। मैं बाद में जब सालों बाद उसको कवर करने गया जगरगुंडा की वो रोड के बारे में मैंने आपको बताया था, जहां 50 से ज़्यादा इस देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस की बलिदान हुआ, क्योंकि उस रोड पर वो आम सरकार को या आम जनता को या तिरंगे के साथ कोई जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता था, उसकी हत्या होती थी। वो पूरी तरह कंट्रोल में था। वो सड़क पूरा करने में 52 से ज़्यादा, उस पर लिखा हुआ है, अगर आप जाएंगे कभी उस तरफ नारायणपुर से बीजापुर की तरफ अगर आप जाएंगे तो उस पर बाकायदा लिखा हुआ है, सड़क के बाहर ही उनकी फ़ोटो लगी हुई थी उस वक्त। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या है, कि जिन्होंने उस सड़क को बनवाने में अपनी जान दी, जिनका बलिदान हुआ, वो देश के अलग अलग, सबसे बड़ी एक बड़ी उसकी बात है। हालांकि बलिदान पे तो हम लोग सम्मान और गर्व तो करते हैं, लेकिन दुख भी होता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो उसमें पूरे देश के अलग अलग जगह के लोग उस अनाम जगह पर सड़क बनाने में मदद कर रहे थे। तो ये हुआ। इसके बाद कोटापल्ली में हुआ, यहाँ SPO पर आरोप लगा कि उन्होंने ग्रामीणों की हत्या की। ताड़ मेटला में फिर SPO और गांव वालों पर
हमले के आरोप लगे, तब ये जो है 2011 में एक फैसला हुआ जिसमें कहा कि राज्य के नाबालिगों को बिना प्रशिक्षण वाले युवाओं को हथियार देना संविधान की 14 और 21 का उल्लंघन है। सभी एसपीओ की भर्ती और हथियार वापस लेने का आदेश दिया और केंद्र सरकार को कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की नियमित तैनाती सुरक्षित करे, लेकिन जो असैनिक हैं उनको नहीं जोड़ा जाए। और इसमें बहुत सारे आपको मालूम है, फिर सती सोरी जैसे आवाज़ आए, सोनी सोरी, उसने कहा कि साहब मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ और पुलिस के वो सब कीजिएगी, लेकिन बाद में वो कोर्ट में साबित नहीं हुए। तो दरअसल जो अब गृह मंत्री इशारा कर रहे हैं, जो गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि अगर उस वक्त ये अभियान चलता रहता, इस अभियान को पूरी तरह खत्म, क्योंकि वो तो फिर जीआरई में शामिल किए गए, ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों को, गांव के लोग आज भी प्रशिक्षण दिए गए और जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ताकतवर वहाँ एंटी जो ऑपरेशंस चले नक्सल्स में, उसमें जीआरई यानी वही जो स्थानीय लोगों को जिसको भर्ती करके बाकायदा पुलिस में उनको एक रिजर्व पुलिस की तरह पोस्टिंग दी जाती है और वो अब इस सारे ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा है। वही वो सब चीज़ें आज तक हैं और मुझे लगता है कि ये वापस लौट आता है। और मैं जिस आईजी की बात कर रहा था वो एसआरपी कल्यूरी थे, जिन्हें ताडमेटला और मोरापिल्ली घटनाओं के बाद पीएचक्यू भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सलवा जुडूम के इस पूरे मामले को तैयार करने में बहुत ताकत लगाई थी। उनके सहयोगी या समर्थक तो माओवादी खतरे से निपटने वाला पुलिस अधिकारी कहते थे और उधर दूसरे लोग उनके खिलाफ थे। फिर एक बार 2017 में एक घटना, फिर घर जलाने की घटना का और उस सब का हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा है, फिर वापस लौट के आती है, जो ये बताती है कि इतिहास में कम्युनिस्टों और वामपंथियों ने इस देश के साथ क्या क्या किया है और उसके ऊपर कितना खूबसूरत एक पेंट किया है। तो अभी तो ये आपको और ज़्यादा दिख रहा होगा, लोग फिर से उसी रोमांस की जद में जाते हैं, क्योंकि उसके लिए अगर फील्ड ख़त्म होता है तो फिर ये कॉलेजों में और क्लासों में पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। फिर आपको दिखेगा किस तरह से उसके लेखक होंगे, फिर इस पर एक पन्ना फेर दिया जाएगा और अगली कहानी लिखनी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अभी तो ये है कि किस तरह से आपके यहाँ आज भी तिरंगा फहराने पर आतंकवादी, नक्सलवादी किसी हिंदुस्तानी की जान ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि जो नैरेटिव कहीं छुप जाता है उसको आपके सामने लाया जाए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।